सो हेलो एंड वेलकम अगेन टू द क्लास। आज हम कर रहे हैं हीगल का पार्ट थर्ड। लास्ट पार्ट में दो क्लासेस के अंदर हम पढ़ चुके हैं अबाउट हीगल, हीगल की रचनाएं, हीगल की चिंतन पर प्रभाव। आज हम देखेंगे हीगल की द्वंद्वात्मक पद्धति। दैट इज ए वेरी वेरी इंटरेस्टिंग थिंग टू नो अबाउट। लास्ट तक हमने पढ़ा था सापेक्ष सत्य, निरपेक्ष सत्य और इसके अल्टीमेटली ज्ञान। हमें सापेक्ष सत्य से गिलास आधा भरा है, खाली है, कितना गर्म है, ठंडा है, उसे हटा के निरपेक्ष सत्य जो स्थायी सत्य है, सत्य शिवम सुंदर इसकी सत्ता होती है, उस तक पहुंचना है। और हीगल ने अपने दर्शन को सापेक्ष सत्य कहा है। हालांकि ये है नहीं सापेक्ष सत्य, और उसके मृत्यु के एक दशक के बाद ही कार्ल मार्क्स ने इसकी द्वंद्वात्मक पद्धति को सिर के बल उल्टा खड़ा करके प्रेजेंट कर दिया। दक्षिण पंथियों ने भी इसके द्वंद्वात्मक तरीके को पूरा ऑल टुगेदर चेंज कर दिया, बट हीगल अपने दर्शन को निरपेक्ष सत्य के रूप में ही प्रस्तुत करते हैं। द्वंद्वात्मक पद्धति से करते हैं अरस्तु की स्व उद्देश्यात्मक तरीके से पक्ष प्रतिपक्ष संश्लेषण। अरस्तु कहता है कि वाद प्रतिवाद और इसके बीच का जो रास्ता निकलता है दैट इज मध्य मार्ग, गोल्डन मीन्स अकॉर्डिंग टू सुकरात के दर्शन से। लेकिन हीगल इसमें चेंज करते हुए कहते हैं कि वाद प्रतिवाद किया, वाद किया एक पक्ष है, उसका प्रतिवाद करने के लिए हमें उसके एंटी पक्ष को जानना पड़ेगा। इसे मार्क्स ने थीसिस एंटीथीसिस का नाम दिया। ठंडा पानी को जानने के लिए हमें गर्म पानी को जानना पड़ेगा, भगवान को जानने के लिए शैतान को जानना पड़ेगा, जड़ को जानने के लिए आत्मा को जानना पड़ेगा, इत्यादि इत्यादि। और इन दोनों के मिश्रण से एक नया तत्व निकल के आएगा दैट विल, जो इन दोनों के गुणों को कंप्राइज करता होगा, वो होगा संश्लेषण। और ये संश्लेषण अपने आप में एक पक्ष का रूप धारण कर लेगा और अकॉर्डिंगली फिर उसका भी प्रतिपक्ष आगे प्रकट हो जाएगा। और इस तरह से पक्ष प्रतिपक्ष और संश्लेषण की ये क्रिया अनंत है, चलती रहेगी। लेकिन हीगल ने ये कहा कि जो संश्लेषण होता है ये उन पहले दोनों पक्षों से थोड़ा ऊपर का रूप होता है, रिफाइंड रूप होता है, और उन दोनों के गुण समाये होते हैं। अब इसके कुछ एक एग्जांपल्स मैं यहाँ पे वर्डपैड की फाइल ओपन कर लेता हूँ लिखने के लिए साथ साथ में। जैसे कि पहला उसने पक्ष लिया परिवार को। परिवार का जो मेन गुण होता है वो होता है आपका प्रेम, प्रेम या और साथ में क्या लें आप, सहयोग, ठीक है, एक दूसरे के ऊपर निर्भरता, ये परिवार का गुण होता है। इसके आगे उसका जो प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष लिया और हीगल ने नागरिक समाज। नागरिक समाज में जो उसका विशेष गुण है, प्रेम की जगह आपस में कंपटीशन बन जाता है, कंपटीशन बढ़ जाता है। और कंपटीशन में कौन जीतता है, जो तेज मजबूत अपने काम के अंदर में निपुण होता है, यानी कि विशिष्ट होता है। तो जो नागरिक समाज का गुण है वो है विशिष्टता। तो हम जाते हैं दुकानदार में, देखते हैं सब लोग तेज तेज बोलते हैं, एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते हैं समाज के अंदर, कि अपने आप को दूसरे से बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं। बाहर निकल के दूसरे को तू बोल के अपने आप को बात करेंगे, दूसरे को तू बोलेंगे और अपने आप को बात करते हुए साहब बोलेंगे, यानी कि अपने आप को ऊपर करते हैं, अपने आप को विशिष्ट जताता है हर व्यक्ति अपने दूसरे से बड़ा करने के लिए। ये नागरिक समाज का विशेष गुण है। लेकिन इस कंपटीशन में सब लोग एक दूसरे को नीचा दिखाएंगे, विशिष्ट होते जाएंगे, तो समाज में अराजकता फैल जाएगी। तो पक्ष और प्रतिपक्ष का जो संश्लेषण गुण आता है, संश्लेषण, वो बनता है नागरिक समाज का, दैट इज राज्य। राज्य इन दोनों के ही गुणों को कोऑर्डिनेट करके रखता है, यानी कि समाज के अंदर प्रेम भी बना रहता है और विशिष्टता भी बनी रहती है। हालांकि राज्य
एक पक्ष बनने के बाद अब अंतरराष्ट्रीय राज्य की मांग हो रही है, मगर हीगल के मतानुसार राज्य पर आके ये समाप्त हो जाता है। अब इसमें और एग्जाम्पल्स, राज्य के शासन के रूप, राजतंत्र या फिर निरंकुश तंत्र। पहला रूप जो राजतंत्र, अरस्तु ने साइकिल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा है ना, राजतंत्र होता है, निरंकुश तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, निरंकुश तंत्र के बाद वो अरिस्टोक्रेसी में कन्वर्ट हो जाता है, अरिस्टोक्रेसी से ओलिगार्की यानी कि वर्ग तंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, वर्ग तंत्र से फिर वो प्रजातंत्र में कन्वर्ट हो जाता है, प्रजातंत्र से भीड़ तंत्र में, और भीड़ तंत्र से वापस राजतंत्र में आ जाता है। लेकिन हीगल ये कहते हैं कि जो निरंकुश तंत्र है, राजतंत्र निरंकुश तंत्र को हीगल ने एक कर दिया कि निरंकुश तंत्र में सबसे ज्यादा क्या रहता है, जुल्म रहता है, और ज्यादा बहुत ज्यादा आपकी सख्ती रहती है। जैसे कि अभी आप चीन के अंदर देख रहे हैं, 40 करोड़ लोगों को घरों के अंदर बंद कर दिया था पूरे एक महीने के अंदर में, मई महीने के अंदर में। टेस्ला, एलन मस्क की कंपनी ने सिर्फ 5 गाड़ियां बनाई चाइना के अंदर में, और बड़ी बड़ी गाड़ियों की सेल कंप्लीटली जीरो होगी, कार्स की सेल। लोगों का बुरा हाल हो गया कि भगवान हमें इस राजा से मुक्ति दिलाए। अब इस साल अक्टूबर नवंबर में चीन के अंदर इलेक्शन होने हैं, बिल्ली के गले में घंटी बांधेगा कौन? अब तो निरंकुश तंत्र है वहां पर, कहने को वो पीआरसी है, रिपब्लिक है। एक्सेसिव शक्ति का जो, अब इसको जानने के लिए वो किसको जानेंगे, चीन के लोग प्रजातंत्रवादों को देखेंगे, यानी कि भारत को देखेंगे। तो इसका जो प्रतिपक्ष है एक्सेसिव शक्ति का, निरंकुश तंत्र का प्रतिपक्ष, वो है आपका प्रजातंत्र, जिसके अंदर लोगों को पूरी की पूरी समानताएं स्वतंत्रताएं मिलती हैं, समानताएं मिलती हैं। जो भी इंसान चाहे, जो चाहे वो कर सकता है। पर इस प्रजातंत्र के नाम पे जब हम देखते हैं मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी हो जाती है, छोटी छोटी सी पार्टीज अपने अपने जो सांप्रदायिक क्षेत्रीय हित हैं उनको लेके चलना शुरू कर देते हैं, अपनी अपनी डफली, अपना अपना राग बनाना शुरू कर देते हैं, सब जगह अलग अलग, उसके अंदर भी अराजकता फैल जाती है। तो लोग, और कोई डिसिप्लिन एनार्की सिस्टम बहुत ज्यादा हो जाता है। खैर यहाँ पे तो इतना नहीं फैला इंडिया के अंदर में। इस प्रजातंत्र को अगर हम कोई मॉडल समझना चाहें तो उसका एक मॉडल बनता है सीरिया, जिसके अंदर में इस सो कॉल्ड डेमोक्रेसी की वजह से बहुत अनार्की फैली हुई है। या फिर दूसरा एग्जांपल बनता है लेबनान, यहाँ पे हिजबुल्लाह वगैरह काफी सारे गुट हैं, कहने को डेमोक्रेसी है, वहां पर मल्टी पार्टीज हैं, मगर पूरा देश में अराजकता फैली हुई है, डेमोक्रेसी कंप्लीटली कोलैप्स कर रही है वहां पर उन देशों के अंदर में, वो स्वतंत्रता बिल्कुल फेल हो रही है उन देशों के अंदर में, जो प्रजातंत्र मॉडल है फेल हो रहा है। अब इस चीज से पार होने के लिए संश्लेषण क्या बनेगा बताइए? संश्लेषण, ना निरंकुश तंत्र ना प्रजातंत्र, ऐसी व्यवस्था जिसमें थोड़ी शक्ति भी हो और स्वतंत्रताएं भी हो। संश्लेषण शासन का कौन सा रूप हीगल के अनुसार बेस्ट होगा? एग्जाम्पल, हम ब्रिटेन के अंदर वो चीज पढ़ते हैं, हरिये परिये फटाफट बताओ, मैं लिख देता हूँ। प्रतिनिधित्व राष्ट्र, नहीं, स्क्रीन पर आ गया आपके सामने, यस, संवैधानिक राजतंत्र। कि राजतंत्र है लेकिन कानून, जो राजा है वो कानून से बना हुआ है, कानून के ऊपर नहीं है, और कानून बनाने पर उसका कोई कंट्रोल नहीं है। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आज के समय में हम इसे अमेरिका के सिस्टम में कह सकते हैं कि अमेरिका में जो प्रेसिडेंट है वो राजा से कम पावरफुल नहीं होता, क्योंकि उसे हटाया नहीं जा सकता, लेकिन वो कानून से ऊपर नहीं है। कानून बनाना सीनेट निर्माण करता है, वो अलग सिस्टम करता है, और उसके ऊपर प्रेसिडेंट की पावर नहीं होती। तो थ्योरेटिकली ब्रिटेन के अंदर में संवैधानिक राजतंत्र पढ़ाया जाता है, पर प्रैक्टिकली डेमोक्रेसी में संवैधानिक राजतंत्र अगर आप देख सकते हैं तो वो अमेरिका के अंदर आपको देखने को मिलता है आज की तारीख में। ओके,
और एग्जाम्पल देते हैं हीगल, जो मैंने आपको बताया था विश्व आत्मा का मार्च ऑन गॉड ऑन अर्थ यूनिवर्स से शुरू हुई। इसमें जो पक्ष के रूप में वो बताते हैं हमारे अकार्बनिक अकार्बनिक एलिमेंट्स, यानी कि आपका यूनिवर्स, स्टार्स, अर्थ, ठीक है, और आपके ट्रीज, इनको भी काफी हद तक आप उनके अंदर में और एयर, वाटर, ये सारे अकार्बनिक जो मार्च ऑफ गॉड के अंदर में हम पढ़ चुके हैं। इन सबको पक्ष के रूप में कैटेगराइज करें तो ये सारे पक्ष हो गए। सेकंड इसका प्रतिपक्ष है आपका कार्बनिक एलिमेंट्स, कार्बनिक एलिमेंट्स, उसके अंदर आपके आगे फिशेस और एनिमल्स और बर्ड्स, जितने भी जीवधारी आगे और इंसेक्ट्स वगैरह व्हाट्सोएवर जितने भी हो सकते हैं। अब थर्ड लेवल पे प्रतिपक्ष क्या बनेगा, फटाफट बताओ, जब मैं टाइप करता हूं। प्रतिपक्ष क्या बनेगा इसके बाद में, अब तो स्क्रीन पे लिख दिया, अब तो बता दो। मनुष्य, प्रतिपक्ष मनुष्य बना इसका। अब ये मनुष्य यहाँ पर जो प्रतिपक्ष, सॉरी ये संश्लेषण है। पक्ष हमारा एक कार्बनिक, प्रतिपक्ष कार्बनिक और संश्लेषण मनुष्य। ओके, अब ये जो संश्लेषण मनुष्य है ये दोबारा से इसके अंदर में पक्ष बन जाता है। पक्ष बन गया मनुष्य, पक्ष हो गया मनुष्य। अब इसका प्रतिपक्ष हो गया परिवार, और फिर संश्लेषण हो जाता है इसका आपका राज्य। तो इस तरीके से ये सिस्टम हीगल ने प्रोपोगेट किया। और आगे एग्जांपल्स देखते हैं क्या क्या। अब पक्ष प्रतिपक्ष में इतिहास से लिया उन्होंने, कांत से लिया। अब कांत काफी इंटरेस्टिंग है समझने के लिए। गौरव अपने माइक को म्यूट कर दो प्लीज, तुम्हारा शोर आ रहा है बाहर से। स्वतंत्रता का इतिहास जो पक्ष प्रतिपक्ष के अंदर में ले लेते हैं। जो मानव चेतना स्वतंत्रता चाहती है, अब उसने सबसे लिया जो पक्ष लिया स्वतंत्रता स्टार्टिंग में, वो लिया आपके पूर्वी देश यानी कि भारत और चीन, क्योंकि हमारे यहाँ से ही, भारत और चीन से ही सभ्यता संस्कृति का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, यहीं से ही सभ्यता संस्कृति का उदय हुआ था। हीगल भी ये चीज मानता है। लेकिन यहाँ पर ये कहता है कि यहाँ पर सभ्यता तो उदय हो गई थी, मगर यहाँ पर स्वतंत्रता नहीं थी, क्योंकि यहाँ पर भारत जैसे देशों में ब्राह्मण और क्षत्रिय 4 वर्णों में समाज विभाजित था। ब्राह्मण और क्षत्रिय मिलकर बाकी समाज के ऊपर जुल्म किया करते थे। जो थोड़ी बहुत स्वतंत्रता थी केवल इन ब्राह्मण क्षत्रियों को थी, वो भी सो कॉल्ड। और इसी तरीके से अंदर चीन के अंदर में, तो यहाँ से विश्व आत्मा जो पक्ष थी वो पहुंची प्रतिपक्ष में। प्रतिपक्ष वो पहुंची कहां पर पहुंची, इसकी यूनान के अंदर पहुंची। यूनान से ये पहुंची विश्वात्मा प्रतिपक्ष के अंदर आ जाता है, और रोमन के अंदर पहुंची। यहाँ पर स्वतंत्रता लोगों को कुछ हद तक मिली, हालांकि यहाँ पर राजशाही थी कुछ देशों के अंदर में, कुछ व्यवस्थाओं में अरस्तु ने पढ़ा है गणतंत्र भी था, एथेंस स्पार्टा के अंदर में राजशाही भी थी, बट कंपैरेटिवली लोग ज्यादा फ्री थे
दास भी थे, दासुद भी था आ गया, लेकिन कंपैरेटिवली दे आर मोर फ्री, स्वतंत्रता। अब इसका आ जाता है हमारा संश्लेषण। ये कहां पर पहुंचती? रोमन, यूनान और रोमन के बाद में हीगल अपने जर्मनी को उस टाइम पर यूनाइट करना चाहता था, क्योंकि 1789 में फ्रांस की क्रांति हो चुकी थी नेपोलियन की, और उसके बाद में नेपोलियन ने विश्व विजय का अभियान भी शुरू कर दिया था। तो जर्मनी को उसके प्रभाव से फ्री करके जर्मनी, प्रशा, ऑस्ट्रिया को एक करना चाहता था। तो वो कहता है कि यहाँ से विश्वात्मा प्रतिपक्ष के रूप में संवेशन में कहाँ पहुंची? जर्मनी पहुंचती है। तो विश्वात्मा और जर्मनी में आकर रुक भी जाती है, खत्म हो जाती है, और जर्मनी में सब लोगों को फ्री हैं, सब लोग बिल्कुल फ्री हैं। अब आपको पता है हिटलर, इसके मानस पुत्र हिटलर के राज में कौन कितना फ्री था, होलोकास्ट कितना हुआ, बट चलो व्हाटसोएवर, हम उसके ऊपर नहीं जाएंगे। वो कहते जर्मनी में लोग फ्री थे, फ्री हैं, स्वतंत्रता पूरी मिली, और हर एक को अपनी योग्यता निखार करने का पूरा अधिकार दिया जाता है। तो ये सिस्टम इसका हो जाता है। तो पक्ष हमारा हो गया भारत, चीन, स्वतंत्रता 0, प्रतिपक्ष यूनान और रोमन, स्वतंत्रता 40 से 60%, और संश्लेषण जर्मनी, जहां पर सभी को पूरी फ्रीडम है और सभी को काबिलियत दी जाती है। अब इसीलिए तो इसी द्वंद्वात्मक को तो लोगों ने उठाया, मगर ये जो बेसिक द्वंद्वात्मक तरीके हैं। यस सर, आज ये मीटिंग बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है। कोई बात नहीं, अपने रिकॉर्डिंग में देख लेना, हो सकता है तुम्हारे कुछ इशू आ रहा है नेटवर्क का, बाकी जगह ठीक चल रही है, रिकॉर्डिंग में सुन लेना। आगे देख लेते हैं। नागरिक समाज का देख लेते हैं। हाँ, नागरिक समाज के भी उन्होंने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। अरस्तु ने 6 कैटेगरीज बनाई थी, प्लेटो ने 3, और हीगल ने 3 कैटेगरीज बनाई हैं। पहली कैटेगरी है लेबरर्स, जो ब्लू कॉलर वर्क, हालांकि इसका प्रतिपक्ष व्हाइट कॉलर होना चाहिए, लेकिन ये व्हाइट कॉलर 3rd कैटेगरी में डाला है। 2nd कैटेगरी में जो हीगल ने डाला है इंडस्ट्रियलिस्ट और टेक्नीशियंस को, जो उनको रोजगार देते हैं। यहीं से शायद मार्क्स ने जो सर्वहारा और प्रोलिटेरिएट, बुर्जुआ, क्योंकि सर्वहारा वही हो जाता है जो काम करने वाले फार्मर्स हैं, कृषक हैं, और बुर्जुआ जो उनको एम्प्लॉयर है, जमींदार है, दुकानदार है, जो उनको एम्प्लॉय करते हैं। तो ये कैटेगरी दोनों होगी। और 3rd कैटेगरी उन्होंने कहा जो व्हाइट कॉलर लोग हैं, जो कर्मचारी के अंदर में है। मैं इनको लिख देता हूँ समाज के अंदर में। 1st कैटेगरी आपके जो आगे मार्क्स ने लिया, दैट इज आपके लेबरर्स या फिर श्रमिक। 2nd कैटेगरी के अंदर में आपके उद्योगपति, और 3rd कैटेगरी के अंदर में आपके व्हाइट कॉलर, आपके कर्मचारी। अब हीगल ये कहता है कि समाज अपने आप में गरीबी से नहीं लड़ सकता, हमें लड़ने के लिए एक्स्ट्रा पैसा चाहिए। ठीक बात है, तभी तो भारत की जीडीपी इतनी बढ़ती जा रही है 1990 के बाद से, क्योंकि फॉरेन से पैसा आ रहा है, एफडीआई आ रही है। लेकिन हीगल यहाँ पे कहता है कि हमें जो ये पैसा चाहिए फॉरेन से, ये हमें एफडीआई इंक्लोज करके, मेल मिलाप करके नहीं बनेगा, बल्कि दूसरे देशों को जीत कर बनेगा। और इसलिए गोला बारूद, ये सब पुण्य, ये सब अच्छी चीज है। अब और इन्हीं से ही गोला बारूद से यूक्रेन वगैरह में लोगों के जो नैतिक पतन, नैतिक है वो इच्छा डेवलप होती है। नैतिक पे ध्यान आया मुझे कांत की 2-3 चीजें याद रख लें। एक तो कांत ने दिया आपका नैतिक इच्छा का सिद्धांत,
दूसरा उसने दिया है, कांत ने बहुत कुछ दिया है, ठीक है, बुद्धिवादिता का सिद्धांत दिया है। तीसरा कांत ने दिया है प्योर रीजनिंग का सिद्धांत दिया है, तर्क करो, तर्क के हिसाब से निकालो। चौथा कांत ने दिया है हिस्टोरिकल स्टडी, इतिहास की स्टडी करो, यहाँ से दिया है। और पांचवा कानून ने दिया है कि जो पांच नैतिक इच्छा को एब्सोल्यूट किया कि नैतिक इच्छा के हिसाब से इंसान को स्वतंत्रता का उपभोग करना पड़ता है। तो ये 3-4 चीजें कांत से हीगल ने ली हैं। तो इन चीजों को कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के हिसाब से ध्यान में रखो। और विश्व आत्मा, वो कह रहे हैं कि गोला बारूद के ऊपर थे हम लोग, कि गोला बारूद से नैतिक उत्थान होता है। और युद्ध के अंदर जब विश्व आत्मा राज्य के अंदर में आती है तो राज्य में गोला बारूद से राज्य दूसरे फाइट करते हैं, और जिस राज्य के ऊपर विश्व आत्मा का अनुकंपा होती है, कृपा होती है, वो राज्य औरों को हरा देता है फाइट के अंदर में, और वही राज्य शेष रह जाता है, बाकी राज्य उसके अंडर में आ जाते हैं, और वही राज्य विश्व आत्मा का पृथ्वी पर अवतार कहलाता है। आई डोंट नो आज के तारीख में कौन इससे एग्री करेगा, ठीक है। अब शासन में टेक्निकल एस्पेक्ट्स कुछ है। राज्य का प्रतीक, राज्य को वो 3 रूपों के अंदर शासन राज्य को डिफाइन करता है। नंबर 1 पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष, इसे भी ले सकते हैं आप संविधान के स्तर पर। नंबर 2 अंतरराष्ट्रीय स्तर पर। और नंबर 3 विश्व इतिहास। रिपीट करता हूं, संविधान के स्तर पर। नंबर 2 यानी कि संविधान, जो अरस्तु ने कहा संविधान यानी कि आपकी डेमोक्रेसी है, अरिस्टोक्रेसी है, वो अरस्तु ने संविधान कहा था। अरस्तु ने राज्य को जानने के लिए सिर्फ एक पैरामीटर बनाया था, संविधान, कि वो किस तरह से पॉलिटी है वहां पे। लेकिन हीगल ने 3 पैरामीटर्स डाल दिए हैं, अरस्तु के इसमें 2 ऐड कर दिए। एक तो डाल दिया अंतरराष्ट्रीय जगत में और देशों से कैसा मेल मिलाप करता है, और तीसरा विश्व इतिहास से वो देश क्या सीख रहा है। यानी कि जैसे आजकल ज्ञान बाबी मस्जिद वगैरह का आ रहा है, तो सब लोग ये कहते हैं कि जो देश अपने इतिहास को भुला देता है वो देश खुद भी बुलावे में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हमें अपने भविष्य को स्वर्णिम बनाना है तो इतिहास को हमें जानना पड़ेगा। हिस्टोरियन से वो कहते हैं कि बाबर महान, बाबर कहते हैं कि कहते हैं बाबर, सॉरी अकबर को महान कहते हैं, कहते अकबर को महान ना कहो, जो अकबर ने अच्छी बुरी जो चीजें कही, जैसे कि जोधपुर में 30,000 कत्ल आम किए, हालांकि उसका लास्ट कत्ले आम था, लेकिन बहुत ज्यादा होता है 30,000 लोगों को कत्ल कर देना, मास रेप्स करने और मंदिरों को मस्जिदों में कन्वर्ट कर लेना। जब ये किया तो वो महान कैसे हो गया अकबर उसके अंदर में। फिर डार्क एज, उससे पहले स्वर्णिम एज। तो ये चीजें जो हिस्ट्री के अंदर लिखी जाती हैं कैटेगराइज करने के लिए अच्छे बुरे में, ये ना करें, ये स्टूडेंट्स के ऊपर छोड़ दे कि वो डार्क थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसे थी। जो हिस्ट्री जैसी हुई है उसको फैक्चुअल तौर पे वैसे ही पढ़ाई जानी चाहिए। जब अलाउद्दीन खिलजी ने अटैक किया, राजा की 2 रानियों को भेजा गया, तो स्टोरीज लिखते हैं कि दोनों रानियों को, हर राजा को मार दिया गया और उसकी दोनों रानियों को ऑनरेबली खिलजी के पास भेज दिया गया। एक रानी से खिलजी ने ब्याह किया और दूसरी को उसके बेटे ने दिया। तो यहाँ पर जो हिस्टोरियंस ऑनरेबली शब्द लिख देते हैं, ये चीज हिस्ट्री को गलत कर देती है। तो जिस गलत है उसको गलत स्वीकार करना चाहिए। तो और तीसरा इसमें विश्व इतिहास की क्या राज्य का, अब इसमें थोड़ी डिटेल में देख लेते हैं पक्ष, प्रतिपक्ष, विपक्ष में। अब संविधान में, हालांकि अरस्तु ने संविधान के अंदर में तमाम तरह की पॉलिसीज बताई थी, अरिस्टोक्रेसी है, ओलिगार्की है, वगैरह वगैरह, मगर यहाँ पर हीगल थोड़ा सा मोंटेस्क्यू के पास में आ जाता है। 3 तरह की संस्थाएं बताई, एक तो राजा, दूसरी विधान पालिका, और विधान पालिका और जो कार्यपालिका है, ये 3 है, राजा, विधान पालिका और कार्यपालिका। और विधान पालिका और कार्यपालिका को हीगल ने राजा के अंडर में डाल दिया, राजा को सर्वशक्तिमान कर दिया, न्यायपालिका को अलग से नहीं किया। तो मोंटेस्क्यू आ चुका था, लेकिन मोंटेस्क्यू का विरोध किया
और राजा को सर्वशक्तिमान बनाना था, तो उन्होंने इसी को उसी अकॉर्डिंगली चेंज कर दिया। फिर अंतरराष्ट्रीय संबंधों में वो कहते हैं कि राज्य वही बढ़िया माना जाएगा जो अपने आप को संप्रभु मानता है और फाइट करने को हमेशा तैयार रहता है। और इसलिए जो राज्य फाइट कर सकता है, युद्ध कर सकता है, वही झगड़ों को तय करने का एकमात्र तरीका है। और इतिहास के अंदर में वो क्या देखें, जो हमने पहले पढ़ चुके हैं, विश्वात्मा का पृथ्वी पर अवतार यूनिवर्स करके, कि ये भी फाइट करके इतिहास में, कि हमने पहले कितने, अगर हम इंडिया के हिसाब से देखें, उन्होंने जर्मनी के हिसाब से रोमन यूनान जर्मनी तक ले गए। अगर हम अपने हिसाब से इसको रिलेट करें तो हम ये मानेंगे कि हम विश्व इतिहास से देख के कि हम अपने आप को यूनाइट करके, क्योंकि पुराने टाइम में हमारा जो भारत अफगानिस्तान से लेके लंका बर्मा तक एक अखंड भारत मां राष्ट्र हुआ करता था। सीता माता, महात्मा बुद्ध, जिन्हें हम अपना ही मानते हैं, वो नेपाल की थी और लंका में भी हमने विजय प्राप्त की थी। तो नेपाल से लेके लंका तक हम राष्ट्रीय स्तर पर एक भारत को मानते हैं। विश्व इतिहास के लेवल पे हम अगर हम प्रोपोगेट करते हैं तो चंद्रगुप्त मौर्य का राज्य ईरान तक फैला हुआ था, लेकिन अफगानिस्तान भी था उसके अंदर में। अफगानिस्तान तो बहुत पहले तक, बहुत पास के समय तक भारत के मुगलों के टाइम के अंदर भी भारत का पार्ट था। महाभारत के टाइम में गांधार नरेश शकुनी, वो भी गांधार भी अफगानिस्तान के अंदर ही है। तो उस टाइम से अफगानिस्तान भारत का हमेशा से पार्ट रहा करता था। बट हम अगर अपने इतिहास को नहीं समझेंगे तो भारत को हम आज के टाइम में मजबूत नहीं बना सकते। जब हम कहते हैं जय भारत, एक राष्ट्र, तो हम इस पुराने इतिहास को याद करके एक अखंड राष्ट्र भारत मां को हम स्वीकार कर सकते हैं, ना कि इस पॉलिटिकल भारत को जो इस वक्त मौजूद है। मेरी बात समझ रहे हैं? अब थोड़ा सा इसमें और देख लेते हैं। एक दो और चीजें इसमें इम्पोर्टेंट है। सेकंड हम देखिए, राज्य की उत्पत्ति द्वंद्वात्मक प्रकृति से हुई है। ठीक है, रियल इज रैशनल, रैशनल इज रियल, यानी कि अरस्तु का स्व उद्देश्यात्मक तरीके से जो कुछ रियल है उसके पीछे कोई ना कोई रैशनल चीज है। उसने आत्मा को भी बताया कि आत्मा को अगर हमें समझना है, आत्मा को और द्रव, तो हम द्रव को समझेंगे क्योंकि हमारा शरीर है, उसके अंदर से तो आत्मा आई है। तो अगर हमें आत्मा को समझना है तो इसके द्रव को समझना पड़ेगा, यानी कि शरीर को समझना पड़ेगा। वही इस आत्मा की सचेतन अवस्था है। अलग से हम आत्मा को समझने के लिए तांत्रिक विद्या वगैरह का सहारा नहीं ले सकते। जिन शरीरों की आत्मा है, हमें उन शरीरों की प्रकृति को, उनके नेचर को ही समझना पड़ेगा। और इसमें देख लेते हैं क्या क्या। राज्य को ईश्वर की शोभा यात्रा, और जो अपने आप को ईश्वर की इच्छा के रूप में साकार बनाती है। अब थोड़ा सा इसके हम आलोचना देख लेते हैं हीगल के बारे में 3-4 मिनट कि राज्य, इसकी विशेषताएं कि राज्य एक देवीय संस्था है, राज्य एक सावयव स्वरूप है, राज्य एक सुपर ऑर्गेनिज्म है जिसकी अपनी खुद की इच्छा होती है। राज्य एक साध्य है, साधन नहीं है, सुप्रीम बॉडी है, अपने आप में एंड है। और राज्य और व्यक्ति के हित समान है, उनमें विरोधाभास नहीं है। तो हमारा कोई भी इंटरेस्ट राज्य से अलग नहीं हो सकता। जो राज्य कहता है उसको कबूल करो कि वो सही कह रहा है। और राज्य सर्वशक्तिमान है, निरंकुश है, और उसके राज्य के ऊपर किसी प्रकार का नैतिक बंधन नहीं लगाया जा सकता, क्योंकि युद्ध के अंदर विश्वात्मा डिसाइड करेगी कौन सा राज्य सही है। राज्य अपने आप में स्वतंत्र अस्तित्व रखता है और व्यक्ति के नैतिक विकास का एकमात्र तरीका केवल राज्य है। और राज्य का आधार सामान्य इच्छा है, रूसो की तरह, मगर हम देख चुके हैं कि इसकी सामान्य इच्छा वो मेजोरिटी इच्छा में हीगल कन्वर्ट कर देता है।
और जो विश्व आत्मा की कुछ विशेषताएं कि विश्व आत्मा को बहुनामी अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन वो हमेशा विश्व आत्मा, आप समझ सकते हो, विश्व आत्मा वही रहती है। ये विश्व आत्मा जो राज्य के रूप में हमें दिखाई पड़ती है, ये आध्यात्मिक रूप है जो राज्य के रूप में हमें दिखाई देती है। ये तीसरी इसकी विशेषता है, ये पूर्ण सत्ता है विश्व आत्मा की, जो राज्य के रूप में हमें आती है। अल्टीमेट सत्ता विश्व आत्मा की सत्ता है। फिर ये गतिशीलता है, लगातार ट्रांसफर होती रहती है। हमने देखा भारत चीन से चली, जर्मनी में आई, फिर वार होगी तो ये अपने आप को, राज्य को अलाउ करेगी कौन सा इसका उत्तराधिकारी है। गतिशील है विश्वात्मा, और द्वंद्वात्मक तरीके से विकास होता है विश्वात्मा का। और इसके आगे कुछ हम क्रिटिसिज्म देख लेते हैं। देख लेते हैं। आलोचना आगे इसकी देखिए। सबसे पहले तो ये सर्वाधिकारवादियों का पिता है, हम देख चुके हैं। इसकी आलोचना मार्क्स ने लेके कैसे इसको इंटरप्रेट कर दिया। फिर द्वंद्वात्मक पद्धति अस्पष्ट है, किसी भी दिशा में जा सकती है। जब हीगल द्वंद्वात्मक पद्धति को यूज करके हीगल ने राज्य को अपने आप में एंड सर्वशक्तिशाली बना दिया, मार्क्स ने इसको मजदूरों का राज बना दिया। कोई भी इसको द्वंद्वात्मक पद्धति से कहीं भी कुछ भी प्रूव कर सकता है। और राज्य को पृथ्वी पर ईश्वर का सबसे बड़ा रूप समझना एक कोरी कल्पना, हास्यास्पद से ज्यादा विचार कुछ नहीं हो सकता। फिर व्यक्ति को सिर्फ एक साधन बनाना राज्य के लिए, ये भी एक क्रिटिसिज्म है हीगल का। राज्य को निरंकुश बना देना, ये भी एक क्रिटिसिज्म है। और अंतरराष्ट्रीयवाद को ना मान के युद्ध का दर्शन देना, ये भी हीगल की एक बिल्कुल वाजिब क्रिटिसिज्म है। और सबसे बड़ा क्रिटिसिज्म स्वतंत्रता के नाम पे शुरू हुआ, लेकिन स्वतंत्रता को परतंत्रता में, गुलामी की धारणा में कन्वर्ट कर देना सबसे बड़ी आलोचना हीगल की। स्वतंत्रता के नाम पे, आजादी के नाम पर, कि हमें आजादी चाहिए किसी को आजादी, सबको चाहिए। कैसे चाहिए? ऐसे मिलेगी वैसे मिलेगी, राज्य बढ़िया है, राज्य की बात मानो, आजाद हो जाओगे। राज्य कौन है? जो राजा के राजा बोले। और जो हॉब्स ने कहा कि आप अपने आप को, राज्य अगर अपने अंग काटने के लिए बोले तो राज्य के खिलाफ विद्रोह कर सकते हो, हीगल तो ये अधिकार भी नहीं देता। तो अल्टीमेटली इस आजादी को गुलामी में कन्वर्ट कर देता है। तो वेरी इंटरेस्टिंग दर्शन, बट इनकम्प्लीट और भ्रामक दर्शन, जिसका हम नेक्स्ट क्लासेस के अंदर देखेंगे मार्क्स ने इसके दर्शन को किस तरीके से यूटिलाइज किया। नाउ ओवर टू यू इसके क्वेश्चंस रेज करने के लिए। नाउ रेज द क्वेश्चंस।